हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में औसत यानी एवरेज से रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां से एवरेज पर यानी जो औसत है उस पर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस अगर हमें समझ में ना आए तो होते आसान है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, पर थोड़ा सा अगर हमें इस प्रोसेस के बारे में ना पता हो तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हर एक टॉपिक के साथ होता है, अगर हमें उसके बारे में बेसिक नॉलेज ना हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, उन बेसिक चीजों को अच्छी तरह से समझना होता है, ठीक है। तो उसी बेस पर हमने आज स्टार्ट करना है औसत, एवरेज। इस पर जो रूल्स हैं, जो प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन की एक श्रृंखला भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि औसत होता क्या है। औसत अगर किसी भी क्वांटिटीज का निकालना हो, किसी भी परिमाण का औसत अगर आपको निकालना हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, या कुछ सवाल ऐसे पूछ ले कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, या 5 से विभक्त होने वाली प्रथम 10 गुणजों का आपको क्या निकालना है, मल्टीपल्स का क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जब भी आपसे पूछे जाए कि प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 या प्रथम 20 विषम संख्याओं का, प्रथम 20 प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो किस तरीके से आपको वो निकालना होता है वो चीज हम यहाँ सीखेंगे। तो बाई फार्मूला औसत अगर आप देखें तो औसत जो होता है वो दिए गए परिमाणों का योग और बटे परिमाणों की संख्या, परिमाण यानी क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया है कि प्रथम, एग्जांपल के फॉर्म में अगर आपको दिया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी आपको क्या निकालना है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य का मतलब वे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो संख्या खुद हो, यानी कोई भी संख्या जो खुद से कटे केवल और 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, आपको पहले भी पता होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है तो आप सबको पता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 2 3 5 7 और 11, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब अगर आपको इन प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है, औसत, तो सबसे पहले क्या करना होगा, दिए गए जितने भी परिमाण हैं यानी ये जो क्वांटिटीज है इनको जोड़िए और जितनी इनकी संख्या है यानी कितने ये हैं उससे क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो अगर आपको इसका औसत निकालना हो तो आसानी से केवल उस फार्मूले को अप्लाई करिए, यहाँ पर जितने भी परिमाण दिए गए हैं सबको जोड़ दीजिए और जितने हैं तो टोटल कितने हैं, 5 है, उससे भाग कर दीजिए। तो देखिए 3 और 2 5, 5 10, 10 7 17, 17 और 11 मिलकर बनेगा 28, तो 28/5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करना है तो इसे कैंसिल कर लीजिए, तो 5 बचे 25, 25 26 27 और 28, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 1 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 5 छक हो गया 30, यानी 5.6। औसत कितना आ जाएगा, 5.6। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। केवल 28 को 5 से भाग कर दीजिए, आंसर आपको पता चल जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। इस तरीके से औसत जो होता है वो दिए गए परिमाणों का योग और बटे परिमाणों की संख्या, यानी अगर हम दिए गए परिमाणों को जोड़ दें और कितने परिमाण हमें दिए गए हैं उनकी संख्या से क्या करें, उसे भाग कर दें, तो जो क्वांटिटी आती है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो परिमाण हमें मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दिए गए परिमाणों का औसत बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, औसत में मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस चाल से बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पर चाल पर डिपेंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उस पर पहले हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे लिखा है, यदि किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाए तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी बार टीजीटी का जो एग्जाम आप में से अगर किसी ने दिया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट ही था कि किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर तय किया जाए तो पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल होता है वो औसत चाल 2xy/x प्लस y, यानी x और y का हरात्मक माध्य होता है। हरात्मक माध्य मैं आपको श्रेणियों के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा
कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और विविध श्रेणियां, और इस तरीके से उनके जो माध्य होते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि x और y का हरात्मक माध्य भी यही होगा 2xy अपान x प्लस वाई। तो जब भी किसी निश्चित दूरी को किसी पर्टिकुलर चाल से तय किया जाए और वापस वही दूरी उतनी ही दूरी को किसी दूसरे पर्टिकुलर चाल से तय किया जाए, तो उन दोनों ही केसेस में जो औसत चाल होगी वो औसत चाल हो जाएगी कितनी, 2 गुणे उन दोनों चालों का गुणनफल बटे उन दोनों चालों का योगफल। ठीक है, 2 गुणे उन दोनों चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। इस तरीके से आप औसत चाल निकाल सकते हैं 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैं आपको यहाँ डेराइव करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये चीज मिलती है, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ये फार्मूला भूल भी जाएं तो बाई प्रोसेस आप उसे अप्लाई करके निकाल सकें। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए कि औसत चाल जो होता है, वो क्या होता है। चाल बराबर आप सबको पता है, चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। ये फार्मूला तो आपने याद ही होगा, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, यानी जितनी दूरियां आपने तय की है उन दूरियों का योग बटे उन दूरियों को तय करने में जितना समय आपको लगा है, कुल समय। तो चलिए देखिए, सबसे पहले होता क्या है, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी आपको दी जाए, ए से बी तक की दूरी मान लीजिए आपको दी है कैपिटल डी। ठीक है, यहां से यहां तक x किलोमीटर पर घंटे की चाल से आपने जाना है, x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और फिर वापस आपको आना है y किलोमीटर पर घंटे की चाल से, इसके अकॉर्डिंग x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और y किलोमीटर। डिस्टेंस आपको बदलनी नहीं, क्योंकि बोला निश्चित दूरी, तो डिस्टेंस डी ही रहना, आपको दूरी डी ही रखनी है। मान लीजिए a से b तक जाने में आपको t1 समय लगा, t1 समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अगर समय को यहां भेज देंगे तो चाल यहां चला आएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इस तरीके से फार्मूला बदल जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना आपने माना, डी माना, और चाल कितना यहां से यहां तक, डी अपान एक्स है। इसी तरीके से अगर आपको बी ए तक वापस आना है, यानी बी से ए तक जाना है, वापस वही डिस्टेंस, तो फिर मान लीजिए ये समय t2 है, तो t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा पर चाल के बार आपका क्या हो जाएगा, y। यानी t1 जो समय पहला समय है जब आप a से b तक गए, वो d अपान x है। यहाँ पर कोई भी यूनिट मान लीजिए, इकाई लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ ये नहीं पता है कि ये मिनट है, मीटर है, सेकंड है, कुछ भी। तो ए बी जो t1 है वो d अपान x इकाई है, और t2 जो है वो है आपका d अपान y इकाई। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में d अपान x समय लगा, और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में d अपान y समय लगा। ठीक है, अब अगर बात कुल समय की जाए, तो कुल समय मान लीजिए t है, तो t क्या हो जाएगा, t1 और t2 का योगफल हो जाएगा, क्योंकि t1 जाने में और t2 आने में लगा, तो कुल समय t बराबर t1 प्लस t2। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएगा d अपान x प्लस d अपान कितना y। आपने t1 और t2 के स्थान पर t1 और t2 का मान रख दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ अंश में d कॉमन है, तो d को कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, क्योंकि जो भी चीज उभयनिष्ठ की बाहर की जाती है, कॉमन की जाती है, उससे उस पद में भाग करते हैं, तो d को d से भाग करेंगे। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा 1 आता है। तो d जैसे ही आपने बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ भी क्या बचेगा 1। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हर को बराबर करने की प्रोसेस में जब भी आप दो भिन्नों के हर को बराबर करते हैं, तो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का सिस्टम भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, एलसीएम भी करते हैं, पर क्रॉस मल्टीप्लाई दो भिन्नों में बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा। जब इसका गुणा यहाँ होगा तो y हो जाएगा, फिर बीच में प्लस इसका गुणा यहाँ होगा तो x, तो y प्लस x या x प्लस y, बात एक ही है, क्योंकि जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है वो क्रम विनिमेय होती है, यानी ऑर्डर बदलने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नीचे का क्या होता है, गुणा, यानी इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, फिर दोनों का आपस में गुणा होता है इस तरीके से, और आगे d है तो आपका d इस तरीके से पड़ा रहेगा। ये हो गया क्या, कुल समय। अब आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। अब आप देख सकते हैं कि कुल दूरी क्या है, यहां से यहां तक जाने में d, फिर यहां से यहां तक आने में d, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, d प्लस d, है कि नहीं। और कुल समय आपका कितना है, कैपिटल T है, तो d प्लस डी मिलेगा तो 2d हो जाएगा, और कैपिटल T का मान कितना, t1 प्लस t2, और कैपिटल T की वैल्यू आपने निकाला कितना, d इंटू एक्स प्लस वाई अपान
एक्स वाई, यही तो निकाला ना आपने। आप सबको पता है कि अंश और हर में बराबर चीजें हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी। और आपको ये भी चीज पता है कि अगर a अपान बी फिर होल अपान सी अपान डी लिखा हो तो इसको बोलते हैं आंतरिक पद और इसको बोलते हैं बाह्य पद। और आपको ये भी पता होगा कि अंतः पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा होता है, यानी a और d का गुणा हो जाएगा बराबर b और c का गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि 2d के नीचे कुछ नहीं था, x प्लस वाई बटे एक्स वाई था, तो 2d के नीचे आपको क्या मानना होगा 1, यानी 2d अपान 1 फिर x प्लस वाई और फिर उसके नीचे एक्स वाई। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा, d आपका कैंसिल हो चुका है, यहाँ केवल 2 बचेगा। तो जब ये अंश मतलब बाह्य पदों का गुणा होगा तो 2 इंटू एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 2xy, और नीचे x प्लस वाई का 1 में गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। तो आप देख सकते हैं 2xy अपान x प्लस वाई मिला। तो किस तरीके से ये डिराइव किया हमने, किस तरीके से इसका निगमन किया, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाए और वापस उतनी ही दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाए तो पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगा वो 2xy अपान x प्लस वाई, यानी जो दिए गए चाल होंगे उनका आप गुणा करिए 2 के साथ, यानी 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी 2 गुणे उन चालों का गुणनफल बटे उन्हीं चालों का योगफल यानी x प्लस वाई। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। वेरी गुड। आइए अब जल्दी से सीख लेते हैं कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड में चीजों को देकर या क्वेश्चन में ही कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दे देगा, कोई किलोमीटर प्रति सेकंड में दे देगा, कई बार किलोमीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट में भी दे देगा। तो इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स अगर हमें नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्जन किसी का भी होता है, मीटर का सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किसी में भी कन्वर्जन। तो किसी समय हम कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी चाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो चाल से रिलेटेड चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या रूल होता है कि दिए गए चाल में 5/18 से आपको गुणा करना। 5/18 से ही क्यों गुणा करते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई चाल दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में, मान लीजिए x ही दिया गया, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसे आपको कन्वर्ट करना है कितने में, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में और घंटे को कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में। तो आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर की अगर बात की जाए, 1 किलोमीटर तो उसमें कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटा की अगर बात की जाए तो उसमें कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। ये चीज तो आपको पहले से भी पता होगा, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 60 मिनट और फिर हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 और 60 का गुणा करेंगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप किलोमीटर को मीटर में लिखना चाहते हैं तो जहां किलोमीटर है वहां 1000 मीटर लिखिए, यानी 1000 ये हो गया किसमें, मीटर में, और बटे, क्योंकि प्रति का मतलब बटा होता है, 1 घंटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3600 और घंटा किसमें बदल जाएगा, सेकंड में। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 5 10 और 2 18 में कितना होगा 36। इस तरीके से यक्स जो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा थी उसमें आपने 5/18 से गुणा किया और वो चाल मीटर, बटे का मतलब प्रति, तो वो चाल किसमें बदल गया, मीटर प्रति सेकंड में। इस तरीके से यही रूल हो गया, यानी अगर कोई भी चाल आपको किलोमीटर पर घंटा में दिया गया है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए चाल में 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। आसानी से वो चाल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 2 एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 36 किलोमीटर पर घंटा लिखा है, तो 36 किलोमीटर पर घंटा में 5/18 से गुणा कर दीजिए और जहाँ किलोमीटर पर घंटा है उसे किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में। अब 18 का 18, 18 दूनी 36, 5 और 2 का गुणा होगा 10, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 10 मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, यानी अगर कोई चीज 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो मीटर पर सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही होगी, चाल से चल रही होगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा है 54 किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करिए। 18 का 18, 18 3 54, और ये जो यूनिट किलोमीटर पर घंटा में है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर 5 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और मीटर प्रति सेकंड। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। फिर देखिए
चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करना है अगर, तो रूल उसी का अपोज कर दीजिए, उसी का अपोजिट कर दीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते समय 5/18 से गुणा करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करते समय 18/5 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कितना, दिए गए चाल को 18/5 से गुणा करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है 50 मीटर, यहाँ लिखा है 50 मीटर पर सेकेंड, तो इसे अगर आपको कन्वर्ट करना है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा करिए। जहां मीटर पर सेकेंड है वहां क्या कर दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए। अब 5 से कट जाएगा, 5 दहाई में 50, 10 और 18 का गुणा 180 आएगा और ये बन जाएगा किलोमीटर पर आर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही इस सवाल में भी आप देख सकते हैं 90 को 18/5 से गुणा करिए और जहां मीटर प्रति सेकंड है वहां किलोमीटर पर आर लिखिए। H फॉर आर, आर मतलब घंटा, km फॉर किलोमीटर, आप सबको पता होगा। तो 5 1 कम 5, 4 9, फिर 5 8 40 यानी 18, फिर 18 और 18 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं। 8 अटाई होता है 64, हासिल 6, 8 करन 8 6 14, फिर 1 अट्ठे होता है 8, फिर 1 करन 1, जोड़ेंगे आप अगर इसे तो आपको मिलेगा कितना, 8 4 12, इसको यहाँ लिखिए, 8 4 12, 4 विक 5 विक 6, 1 और 1 2, 262, ठीक है। 8 अटाई 64, हासिल 6, 8 करन 8 6 14, 1 अट्ठे, एक सेकेंड, यहाँ 8 रहेगा, 1 अट्ठे 8 और 1 करन 1, तो यहाँ पर हो गया आपका 4, फिर 8 4 12, फिर 1 1 2, 2 और 1 3, 324 हो जाएगा। तो ये हो गया 324 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति मिनट में भी मिनट में भी कन्वर्ट करने वाला आता है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है। अगर मान लीजिए इसी को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो जहां हमने सेकंड के केस पर क्या लिखा था, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, तो हमने भाग किया था किससे, 3600 से। वही क्या करिएगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो अब भाग 3600 से ना करके 60 से भाग करिएगा, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर मिनट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में लेक्चर जो था हमारा वो एवरेज के बारे में हमने देखा, यानी औसत के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और फिर चाल का कन्वर्जन किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकंड में पढ़ा। एक चीज और हमने देखी यहाँ पे कि अगर किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय कर रहे हैं, y वापस उसी दूरी को, उतनी ही दूरी को y किलोमीटर पर घंटे की चाल से अगर कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस दौरान जो औसत चाल होगी वो 2 गुणे उन चालों का गुणनफल बटे उन चालों का योगफल के बराबर होगी, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ये कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हैं। इसके बाद क्वेश्चंस की श्रृंखला भी लेकर आऊंगा और क्वेश्चंस धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चीजों को आसान बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।